हेलो एवरीवन। ये है जुलाई मंथ का विजन आईएएस का मंथली न्यूज़ कंपाइलेशन और इसमें आज हम कवर करेंगे पॉलिटी एंड गवर्नेंस की सभी न्यूज़। मेरा जो मेन ऑब्जेक्टिव है ये वीडियो बनाने का वो हमेशा की तरह यही है कि मैं आपको जो भी न्यूज़ है, जो भी इंफॉर्मेशन है उसको इतना इजीली तरीके से एक्सप्लेन करूं कि उसके बाद जब भी आप मेन टेक्स्ट पढ़ें आपको वो क्लियर हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं इस कंपाइलेशन की पहली न्यूज़ से जो है स्पेशल पैकेजेस। तो स्पेशल पैकेजेस का कंसेप्ट आया कहाँ से और इसका क्या बैकग्राउंड है। इंडिया में स्पेशल पैकेज का कंसेप्ट बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, क्योंकि इसकी ज़रूरत तब महसूस की गई जब स्टेट्स के बीच डेवलपमेंट का गैप बढ़ने लगा। ऐसे पैकेजेस का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि इकोनॉमिकली एंड सोशली बैकवर्ड स्टेट्स को एडिशनल फिनेंस प्रोवाइड किया जाए ताकि उनके डेवलपमेंट गैप को फिल किया जा सके। स्पेशल पैकेज का कंसेप्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 282 के अंडर मेंशन है, जिससे सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर मिलती है कि वो किसी भी स्टेट को डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स दे सके बिना किसी स्पेसिफिक लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस के। पहली बार ये कंसेप्ट 1969 में आया था जब प्लानिंग कमीशन ने रीजनल डिस्पैरिटीज को कम करने के लिए स्पेसिफिक स्टेट्स को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया था। अब देखते हैं कि इसका आज का क्या सिनेरियो है। पिछले कुछ सालों में कई स्टेट्स ने स्पेशल पैकेजेस की डिमांड की है, मेजरली उन चैलेंजेस की वजह से जो उन्होंने इकोनॉमिक और सोशल फ्रंट्स पर फेस किए हैं। ये डिमांड स्पेशली यूनियन बजट के टाइम पर पीक पर होती हैं। अब जो स्टेट्स डिमांड कर रहे थे स्पेशल पैकेजेस की, उसमें से है बिहार। बिहार ने अपनी इकोनॉमी को अपलिफ्ट करने के लिए स्पेशल पैकेजेस की डिमांड की थी जो 2024-25 बजट में अप्रूव हो गई। इसके बाद आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाइफरकेशन 2014 में हुआ था, तेलंगाना को अलग कर दिया गया था। इसके बाद इकोनॉमिक और फिस्कल शॉक्स इसने फेस किए हैं, इसलिए इसने डिमांड की थी। उड़ीसा ने भी डिमांड की थी जिससे वहां के फ्रिक्वेंट नेचुरल डिजास्टर्स के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज को एड्रेस किया जा सके। वेस्ट बंगाल ने भी अपने पुअर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को अपलिफ्ट करने के लिए स्पेशल डिमांड स्पेशल पैकेज की डिमांड की थी, लेकिन अब तक स्पेसिफिक पैकेज अनाउंस नहीं किया गया है। अब देखते हैं कि बिहार और आंध्र प्रदेश को ये स्पेशल पैकेजेस क्यों दिए गए। बिहार बिहार हिस्टोरिकली बैकवर्ड स्टेट में से एक रहा है। यहाँ एग्रीकल्चर पर हेवी डिपेंडेंसी है, लेकिन फूड प्रॉन एरियाज होने के कारण यहाँ एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा लो है। साथ ही यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन भी बहुत स्लो है, जिससे एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ के चांसेस कम हो जाते हैं। इसलिए बिहार को स्पेशल पैकेज दिया गया। कुछ और की रीजंस देखते हैं इसके, जैसे फ्लड मिटिगेशन। बिहार के फ्लड प्रोन एरियाज के लिए 11,500 करोड़ का पैकेज अनाउंस किया गया है, जिसमें कोसी, मेची, इंट्रा स्टेट लिंक और अदर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स को कवर किया जाएगा। यहाँ पे मेंशन है पूर्वोदय इनिशिएटिव। बिहार को पूर्वोदय स्कीम के अंडर इंक्लूड किया गया है, जिसमें ईस्टर्न इंडिया के स्टेट्स की इकोनॉमिक और कल्चरल हेरिटेज को प्रमोट करना है। अब देखते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का केस यूनिक है क्योंकि 2014 में ये बाइफरकेशन हो गया था और इकोनॉमिक और फिस्कल चैलेंजेस फेस करने पड़े। तेलंगाना के अलग होने के बाद आंध्र प्रदेश के रिवेन्यू रिसोर्सेज रिड्यूस हो गए, जिससे उन्होंने फाइनेंशियल असिस्टेंस की जरूरत महसूस की और मांगी। आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 के अंडर 15,000 करोड़ का फाइनेंशियल सपोर्ट जो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में डिस्पर्स होगा। पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट का कंप्लीशन आंध्र प्रदेश की फूड सिक्योरिटी के लिए क्रूशियल है। आंध्र प्रदेश के की इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जैसे विशाखापत्तनम, चेन्नई और हैदराबाद बेंगलुरु कॉरिडोर्स में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए स्पेशल फोकस दिया गया है। अब देखते हैं कि इन स्पेशल पैकेजेस का इम्पैक्ट क्या हो सकता है। पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या क्या हो सकता है। इकोनॉमिक ग्रोथ, स्पेशल पैकेजेस से स्टेट्स के इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट मिलेगी।
रीजनल डेवलपमेंट, ऐसे पैकेजेस बैकवर्ड रीजन्स में रीजनल डिस्पैरिटी को कम करेंगे। ह्यूमन डेवलपमेंट, स्पेशल पैकेज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स जैसे एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटेशन को इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। लेकिन इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हो सकते हैं, जैसे कि फिस्कल बर्डन। स्पेशल पैकेजेस सेंटर और स्टेट दोनों पर फिस्कल बर्डन क्रिएट करते हैं। गवर्नमेंट इश्यूज, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स एक चैलेंज होता है, जहां पुअर गवर्नेंस और लीकेजेस के कारण ये पैकेजेस अपने ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर पाते। डिपेंडेंसी, स्टेट्स को सेंट्रल असिस्टेंस पे डिपेंडेंट बनाते हैं, जो सेल्फ रिलायंस को डिस्करेज करता है। फेडरल टेंशन्स, अगर स्पेशल पैकेज को डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल या पॉलिटिकली मोटिवेटेड होता है, तो ये सेंटर और स्टेट के बीच टेंशन्स क्रिएट कर सकते हैं। तो अब आगे क्या करना ज़रूरी है ताकि ये स्पेशल पैकेजेस अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें? सबसे पहले ऑब्जेक्टिव फ्रेमवर्क, क्लियर और ऑब्जेक्टिव फ्रेमवर्क डेवलप करना ज़रूरी है जो मेजरेबल क्राइटेरिया पर बेस्ड हो। कस्टमाइज्ड डेवलपमेंट प्लान, हर स्टेट का के स्पेसिफिक नीड्स को ध्यान में रखते हुए कस्टमाइज्ड डेवलपमेंट प्लान्स बनाने चाहिए। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट में प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करना चाहिए। मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन मैकेनिज्म इंप्लीमेंट करने चाहिए। फिफ्थ, डिसेंट्रलाइजेशन, डिसीजन मेकिंग को लोकल अथॉरिटीज तक डिसेंट्रलाइज करना चाहिए। ये था एक डिटेल्ड एनालिसिस बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए अनाउंस किए गए स्पेशल पैकेजेस का। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज़ पर, जो है ऑडिट ऑफ लोकल बॉडीज। सबसे पहले समझते हैं कि लोकल बॉडीज का ऑडिट सिस्टम क्या है और इसका बैकग्राउंड क्या है। इंडिया में लोकल गवर्नेंस को स्ट्रेंथन करने के लिए 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 के पास किए गए। इस एक्ट के थ्रू पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, अर्बन लोकल बॉडीज का स्ट्रक्चर इस्टेब्लिश किया गया। ये लोकल बॉडीज डिसेंट्रलाइज गवर्नमेंट गवर्नेंस के लिए क्रिटिकल होते हैं, लेकिन इनके फाइनेंशियल अकाउंट्स को ऑडिट करना इक्वली इंपॉर्टेंट है ताकि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर किया जा सके। लोकल बॉडीज की ऑडिट के लिए सबसे पहली बार लोकल ऑडिट डिपार्टमेंट 1880 में स्टैब्लिश किया गया था, जिसका काम म्युनिसिपैलिटीज और दूसरे लोकल फंड्स को ऑडिट करना था। ये डिपार्टमेंट लेटर ऑन एग्जामिनर ऑफ लोकल अकाउंट के नाम से जाना गया, जो अब अकाउंटेंट जनरल के ऑफिस के अंडर काम करता है। अब हम बात करते हैं रीसेंट डेवलपमेंट्स की, जिसमें इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑडिट ऑफ लोकल गवर्नेंस का इनॉग्रेशन इंक्लूड है। रिसेंटली राजकोट गुजरात में आईकॉल इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑडिट ऑफ लोकल गवर्नेंस का इनॉग्रेशन हुआ। ये इंडिया का पहला ऐसा सेंटर है जिसका एम है ग्लोबल स्टैंडर्ड्स सेट करना फॉर ऑडिटिंग लोकल गवर्नेंस बॉडीज। आईकॉल एक कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म है जो पॉलिसी मेकर्स और ऑडिटर्स के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग और नॉलेज शेयरिंग का सेंटर बनेगा। इसके कुछ की फीचर्स को हम देख लेते हैं, जैसे कि ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। आईकॉल का मेन ऑब्जेक्टिव है लोकल गवर्नेंस बॉडीज के लिए ग्लोबल ऑडिट स्टैंडर्ड सेट करना। सेकंड है कोलैबोरेशन एंड एक्सीलेंस, ये पॉलिसी मेकर्स और ऑडिटर्स के लिए एक कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म के तौर पे काम करेगा, जिससे बेस्ट प्रैक्टिसेस एक्सचेंज हो सके। थर्ड, इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर्स, आईकॉल लोकल गवर्नमेंट ऑडिटर्स की इंडिपेंडेंस एनहांस करेगा ताकि वो अनबायस्ड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस असेसमेंट कर सके। फोर्थ, नॉलेज सेंटर, ये एक थिंक टैंक के तौर पर भी काम करेगा, जिसमें गवर्नेंस इश्यूज को एड्रेस करने के लिए रिसर्च और सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जाएंगे। अब समझते हैं कि इंडिया में आईकॉल की जरूरत क्यों है, व्हाई वी नीड आईकॉल इन इंडिया। फर्स्ट, इनहांस कोलैबोरेशन, इंडिया में 2.5 लाख पंचायत और 8,000 अर्बन लोकल बॉडीज हैं। आईकॉल इनके बीच कोलैबोरेशन को इनहांस करेगा और बेस्ट प्रैक्टिसेस को प्रमोट करेगा। सेकंड, अलाइंड विद ग्लोबल प्रैक्टिसेस, वर्ल्ड के 40 कंट्रीज में ने अपने सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस को डेवलप किया है। आई कॉल इस अलाइनमेंट को ग्लोबल स्टैंडर्ड के साथ मेंटेन करेगा। थर्ड, असिस्टिंग इन अचीविंग
एसडीजी साइको लोकल गवर्नमेंट को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अचीव करने में भी असिस्ट करेगा। फोर्थ, फोस्टर कम्युनिटी एंगेजमेंट, ग्लोबल चैलेंजेस जैसे क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने के लिए कम्युनिटी एंगेजमेंट को ग्रास रूट लेवल पर फोस्टर किया जाएगा। एड्रेस इनएफिशिएंसीज, आरबीआई के मुताबिक कई म्युनिसिपैलिटीज ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कैश फ्लो मैनेजमेंट के लिए यूज नहीं करती। आई कॉल इन इनएफिशिएंसीज को भी एड्रेस करेगा। लोकल बॉडीज के ऑडिट सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए कुछ स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन और मैकेनिज्म एस्टैब्लिश्ड है, आइए उन्हें भी देखते हैं। आर्टिकल 243G ये बेसिक प्रिंसिपल डिफाइन करता है फॉर डिवोल्यूशन ऑफ पावर टू लोकल बॉडीज। आर्टिकल 243J लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट को ऑर्गेनाइज करता है, ऑथोराइज करता है कि वो पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज के अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए प्रोविजंस बनाए। आर्टिकल 243Z लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट को मैंडेट करता है कि वो म्युनिसिपैलिटीज के अकाउंट्स को ऑडिट करने के लिए प्रोविजंस बनाए। अभी करंट अकाउंट मैकेनिज्म क्या है? कैग के ऑडिट मैंडेट को कैग्स एक्ट 1971 के अंडर डिफाइन किया गया है। कैग कंट्रोल और सुपरविजन करता है लोकल बॉडीज के अकाउंट्स की मेंटेनेंस और ऑडिटिंग पे। लोकल फंड अकाउंट्स का ऑडिट एग्जामिनर ऑफ लोकल फंड अकाउंट्स ELFA या डायरेक्टर ऑफ लोकल फंड्स अकाउंट DLFA के थ्रू किया जाता है, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट से ग्रांट की यूटिलाइजेशन का ऑडिट होता है। लोकल बॉडीज का ऑडिट करना क्यों जरूरी है और इसका क्या इम्पैक्ट होता है, अब ये समझना इंपॉर्टेंट है। तो इसकी इंपॉर्टेंस देखते हैं ऑडिटिंग की। फर्स्ट, फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी। ऑडिट्स पब्लिक फंड्स को सेफगार्ड करते हैं बाय डिटेक्टिंग और प्रिवेंटिंग फ्रॉड, करप्शन, फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट। सेकंड, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। ऑडिट्स एक क्रिटिकल परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन टूल है जिनके थ्रू लोकल बॉडीज अपने सर्विसेज और एक्सपेंडिचर को बेंचमार्क कर सकती है। थर्ड, डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन। ऑडिट एक्टिविटी गवर्नेंस को स्ट्रेंथन करती है और सिटीजन एंगेजमेंट को भी प्रमोट करती है। फोर्थ, पब्लिक ट्रस्ट। रेगुलर ऑडिट्स ऑर्गेनाइजेशन को अकाउंटेबिलिटी और इंटीग्रिटी अचीव करने में हेल्प करती है, जो पब्लिक ट्रस्ट को बिल्ड करता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं कि लोकल बॉडीज की ऑडिट प्रोसेस में कौन से चैलेंजेस फेस किए जाते हैं। पहला, पुअर रिकॉर्ड कीपिंग। कई लोकल बॉडीज के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स इनकम्प्लीट या इनकंसिस्टेंट होते हैं, जिससे ऑडिट स्टैंडर्ड्स यूनिफॉर्म नहीं रहते। सेकंड, लैक ऑफ स्किल्ड पर्सनल्स। ऑडिटर्स की शॉर्टेज के कारण ऑडिट क्वालिटी पे असर पड़ता है। ओवरलैपिंग जुरिस्डिक्शन। डिफरेंट एजेंसीज के बीच ओवरलैपिंग जुरिस्डिक्शन के कारण कंफ्यूजन और इनएफिशिएंसीज क्रिएट होती हैं। फोर्थ, लो अवेयरनेस। पीपल और लोकल कम्युनिटीज ऑडिट प्रोसेस और उसके सिग्निफिकेंस के बारे में अवेयरनेस नहीं रखते, जिससे अकाउंटेबिलिटी वीक हो जाती है। तो अब देखते हैं कि लोकल बॉडीज की ऑडिट स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करने के लिए क्या स्टेप्स उठाए जा सकते हैं। फर्स्ट है ऑडिट एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सेकंड, ARC रिकमेंडेशंस के मुताबिक ऑडिट और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को सिंप्लीफाई करना चाहिए, ताकि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इन्हें समझ सके और समझा भी सके। सेकंड, इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटिंग एजेंसी। DLFA या किसी और एजेंसी की इंडिपेंडेंस को इंस्टीट्यूशनलाइज करना चाहिए, ताकि स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के इन्फ्लुएंस से दूर रखा जा सके और एक ट्रांसपेरेंट रिपोर्ट आ सके। थर्ड, ऑडिट रिपोर्ट्स इन लेजिस्लेचर। लोकल बॉडीज की ऑडिट रिपोर्ट्स को स्टेट लेजिस्लेचर में प्लेस किया जाना चाहिए, ताकि उसका डिस्कशन हो सके। फोर्थ, कैपेसिटी बिल्डिंग। लोकल बॉडीज को ऑडिट स्टैंडर्ड्स के साथ मैच करने के लिए एडिक्वेट कैपेसिटी बिल्डिंग भी जरूरी है। ये था एक कंप्रिहेंसिव एनालिसिस इंडिया की लोकल बॉडीज की ऑडिट सिस्टम का। लोकल गवर्नेंस को ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल बनाने के लिए ऑडिट सिस्टम को स्ट्रेंथन करना बहुत जरूरी है। और अब आइए हम अपनी नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सबसे पहले हम जानेंगे कि सीबीआई का बेसिक स्ट्रक्चर और इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ। सीबीआई का एस्टैब्लिशमेंट 1963 में संथनम कमिटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के रिकमेंडेशन पर हुआ था। ये एजेंसी मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवेंस के अंडर काम करती है।
और ये एक नॉन स्टैच्यूटरी और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 के अंडर गवर्न होती है। अब सीबीआई का रोल क्या होता है? सीबीआई का मेन रोल है इंडिया के प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के रूप में काम करना। ये एजेंसी इंटरपोल मेंबर कंट्रीज के साथ कोऑर्डिनेशन में इंटरनेशनल केसेस में इन्वेस्टिगेशन करती है। सीबीआई की विजन है कॉम्बेटिव करप्शन, कर्बिंग इकोनॉमिक और वायलेंट क्राइम्स थ्रू मेटिकुलस इन्वेस्टिगेशन। अब बात करते हैं रीसेंट डेवलपमेंट्स की, जो सीबीआई से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट के एक इम्पॉर्टेंट वर्डिक्ट के बारे में है। सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट 2024। रीसेंट सुप्रीम कोर्ट केस में स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के जनरल कंसेंट को विड्रॉ करने के बाद भी सीबीआई के केसेस को रजिस्टर और इन्वेस्टिगेट करने की वैलिडिटी को मेंटेन किया। ये केस आर्टिकल 131 के अंडर फाइल हुआ था, जिसमें वेस्ट बंगाल ने यूनियन पे कॉन्स्टिट्यूशनल ओवररीच का आरोप लगाया था, ये कहते हुए कि बिना स्टेट के प्रायर कंसेंट के सीबीआई का यूज अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आर्टिकल 131 सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन को डील करता है जब सेंटर और एक या ज्यादा स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट होते हैं। अब समझते हैं कि सीबीआई का जुरिस्डिक्शन कैसे काम करता है और स्टेट गवर्नमेंट का इसमें क्या रोल है। सीबीआई मेनली एंटी करप्शन, इकोनॉमिक ऑफेंस, स्पेशल क्राइम्स और सू मोटो केसेस को इन्वेस्टिगेट करती है। ठीक है, अब इसमें स्टेट्स का कंसेंट क्या होता है? देखिए, जनरल कंसेंट। नॉर्मली सीबीआई को स्टेट में एंटर होने के लिए हर बार फ्रेश परमिशन नहीं लेनी पड़ती अगर उस स्टेट का जनरल कंसेंट दिया हुआ है तो। सेकंड है सेक्शन 6 ऑफ डीएसपीई एक्ट। ये स्टेट गवर्नमेंट को एम्पावर करता है कि वो सीबीआई ऑफिसर को कंसेंट दे या डिनाई कर सके। ये जनरल कंसेंट वेस्ट बंगाल के अलावा पंजाब, तेलंगाना जैसे स्टेट्स ने भी विड्रॉ कर लिया है। स्पेसिफिक कंसेंट, अगर जनरल कंसेंट विड्रॉ हो जाए तो सीबीआई को हर स्पेसिफिक केस के लिए स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट जो सीबीआई से रिलेटेड है, जैसे कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2019। सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल दिया कि सीबीआई डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या उनकी नॉमिनी की कमेटी के थ्रू की जाएगी। ठीक है। सेकंड, सीबीआई वर्सेस डॉक्टर आर आर किशोर 2023। सुप्रीम कोर्ट ने 2014 के अपने जजमेंट को रिवर्स कर दिया जो सेक्शन 6A ऑफ डीएसपीई एक्ट 1946 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करता है। थर्ड, संजीव चतुर्वेदी केस 2024। दिल्ली हाई कोर्ट ने डिसाइड किया कि सेक्शन 24 जो सर्टेन इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर को आरटीआई एक्ट से एग्जेम्प्ट करता है, वो सीबीआई को ह्यूमन राइट वायलेशन के लिए इंफॉर्मेशन देने से एग्जेम्प्ट नहीं करता। फोर्थ, विनीत नरेन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1997। इस केस को जैन हवाला केस के नाम से भी जाना जाता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने 1969 का सिंगल डायरेक्टिव स्ट्राइक डाउन किया था जिसमें सीबीआई को सर्टेन पॉलिटिकल अप्रूवल्स के बिना केसेस रजिस्टर करने से रोका गया था। सीबीआई अपने ऑपरेशंस में काफी सारे चैलेंजेस फेस करती है। चलिए अब उन चैलेंजेस को देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, वैकेंट पोस्ट। सीबीआई में वैकेंसीज काफी ज्यादा हैं जो ऑपरेशनल एफिशिएंसीज और इन्वेस्टिगेटिव कैपेबिलिटीज को हिंडर करती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मार्च 2023 तक सीबीआई के सैंक्शन स्ट्रेंथ 7295 में से 1709 पोस्ट वैकेंट है। सेकंड, विड्रोवल ऑफ कंसेंट। जनरल कंसेंट विड्रॉ करने से इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में डिले और हर्डल क्रिएट होते हैं जो केसेस को रिजोल्व करने में असर डालते हैं। थर्ड, लॉस ऑफ क्रेडिबिलिटी। बोफोर्स स्कैंडल और हवाला स्कैंडल जैसे केसेस में मिसहैंडलिंग की वजह से सीबीआई की क्रेडिबिलिटी पर भी सवाल उठते हैं। फोर्थ, फंडिंग इश्यूज। इनएडिक्वेट इन्वेस्टमेंट इन पर्सनल ट्रेनिंग, इक्विपमेंट और सपोर्ट स्ट्रक्चर्स से सीबीआई की इफेक्टिवनेस हैम्पर होती है। फिफ्थ, लैक ऑफ ऑटोनॉमी। सीबीआई डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में काम करती है जो इसके इंडिपेंडेंस पर सवाल उठाता है।
अब देखते हैं कि सीबीआई को स्ट्रेंथन करने के लिए क्या-क्या स्टेप उठाए जा सकते हैं। फर्स्ट, मॉनिटरिंग वैकेंसीज, जो भी वैकेंसीज है उसको फिल किया जाए। सेकंड, केस मैनेजमेंट सिस्टम, एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस डेवलप करना चाहिए जो सीबीआई के केसेस और उसकी प्रोग्रेस को ट्रैक करे। थर्ड, इनैक्ट न्यू लॉज, सीबीआई का स्टेटस, फंक्शंस और पावर्स को डिफाइन करने के लिए एक न्यू लॉ इनैक्ट करना जरूरी है जो एजेंसी की ऑटोनॉमी और इंटीग्रिटी को इंश्योर करे। फोर्थ, रिक्रूटमेंट प्रोसेस, इंस्पेक्टर्स ऑफ पुलिस के लेवल पर 10% और 40% ऑफिसर्स को डायरेक्ट रिक्रूट और लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के थ्रू इंडक्ट करना चाहिए। फिफ्थ, स्टेट्स कंसेंट क्लोज, स्टेट्स कंसेंट क्लोज को ओनली वैसे केसेस तक रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए जो नेशनल सिक्योरिटी या इंटीग्रिटी के लिए थ्रेट हो। ये था डिटेल एनालिसिस ऑफ सीबीआई के रोल्स, चैलेंजेस और वे फॉरवर्ड का। सीबीआई को अपनी क्रेडिबिलिटी और इफेक्टिवनेस को मेंटेन करने के लिए काफी रिफॉर्म्स की जरूरत है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज की तरफ, जो है कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड फ्रांस। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड फ्रांस। सबसे पहले हम दोनों कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्टोरिक बैकग्राउंड समझते हैं। फ्रांस ने अपना ट्रांजिशन एक मोनार्की से एक रिपब्लिक में किया फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद। ये रिवॉल्यूशन 1789 में स्टार्ट हुआ और इसने फ्रांस के सोशल, पॉलिटिकल और लीगल फ्रेमवर्क को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया। फ्रांस की पहली रिपब्लिक 1793 में फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान बनी थी और आज हम जो फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं वो फिफ्थ रिपब्लिक का है जो 1958 में अडॉप्ट हुआ। अब देखते हैं इन दोनों कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कॉमन पॉइंट्स हैं। फर्स्ट, रिपब्लिकन स्ट्रक्चर, दोनों कंट्रीज ने मोनार्की से ट्रांजिशन करके अपने आप को रिपब्लिक स्टैब्लिश किया। फ्रांस ने अपने आप को 1793 में रिपब्लिक डिक्लेयर किया, जबकि इंडिया ने 1915 में खुद को एक रिपब्लिक बनाया। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, दोनों कंट्रीज के पास एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है जो गवर्नेंस के आइडल्स लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी पर बेस्ड है। पॉपुलर सोवर्निटी, दोनों कंट्रीज में सिटीजन अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू सोवर्निटी एक्सरसाइज करते हैं। बाइकैमरल पार्लियामेंट, दोनों कंट्रीज में बाइकैमरल पार्लियामेंट है। फ्रांस में लोअर हाउस को नेशनल असेंबली कहते हैं और अपर हाउस को सीनेट। इंडिया में लोकसभा और राज्यसभा के नाम से इन्हें जाना जाता है। फिफ्थ, इमरजेंसी प्रोविजंस, दोनों कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूडेड हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस में गवर्नमेंट को स्पेशल पावर्स प्रोवाइड करते हैं। अब हम देखते हैं कि दोनों कॉन्स्टिट्यूशन में क्या डिफरेंसेस हैं। फर्स्ट, मैकेनिज्म ऑफ पॉपुलर सोवर्निटी। इंडिया इंडिया में सोवर्निटी को रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू एक्सरसाइज किया जाता है, जबकि फ्रांस में ये सोवर्निटी रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू और रेफरेंडम के जरिए एक्सरसाइज होती है। प्रेसिडेंट एज हेड ऑफ स्टेट, इंडिया में प्रेसिडेंट डायरेक्टली इलेक्टेड होता है फॉर अ टर्म ऑफ 5 years और टर्म्स की कोई लिमिट नहीं होती। फ्रांस में प्रेसिडेंट डायरेक्ट यूनिवर्सल सफरेज के थ्रू इलेक्ट होता है फॉर अ टर्म ऑफ 5 years और वो मैक्सिमम 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स तक सर्व कर सकते हैं। सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, इंडिया एक पार्लियामेंट्री सिस्टम फॉलो करता है जो फेडरल स्ट्रक्चर के साथ यूनिटरी फीचर्स भी रखता है, जबकि फ्रांस एक सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम फॉलो करता है जिसमें प्रेसिडेंट सब्सटेंशियल पावर्स रखता है और प्राइम मिनिस्टर के साथ गवर्नेंस करता है। प्राइम मिनिस्टर्स रोल, इंडिया में प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को लीड करता है जो प्रेसिडेंट को एड और एडवाइज करते हैं, जबकि फ्रांस में प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर और गवर्नमेंट मेंबर को अपॉइंट करता है। मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज फ्रीली डिटरमाइंड होते हैं बाय द प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर। जुडिशियल सिस्टम, इंडिया में इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है जिसमें हायर कोर्ट्स के डिसीजन लोअर कोर्ट्स पर बाइंडिंग होते हैं। फ्रांस में जुडिशियल अथॉरिटीज को डिस्टिंक्ट एंटिटीज में डिवाइड किया गया है जो इंडिविजुअल डिस्प्यूट्स और एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्प्यूट्स के केसेस हैंडल करते हैं। इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिविल सोसाइटी, इंडिया में सिविल सोसाइटी के इन्वॉल्वमेंट के लिए स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं है, जबकि फ्रांस की कॉन्स्टिट्यूशन में इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरनमेंट काउंसिल का प्रोविजन है जो गवर्नमेंट के पॉलिसीज में सिविल सोसाइटीज का इन्वॉल्वमेंट इंश्योर करता है। अब आते हैं हम हमारे नेक्स्ट खबर की तरफ, जो है नेपाल के बारे में।
हाल ही में केपी शर्मा ओली ने एज अ प्राइम मिनिस्टर शपथ ली है, जो कि इनका फोर्थ टाइम है। और मोनार्की 2008 में, मोनार्की मतलब राजा का शासन, नेपाल ने 2008 में समाप्त किया। और नेपाल ने अभी तक 14 सरकार देखी है, जो कि इसकी इंस्टेबिलिटी को शो करता है। भारत के क्वेसी फेडरल रिपब्लिक से अलग नेपाल ने 2015 के संविधान ने इसे एक फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के रूप में स्टैब्लिश किया है। हालांकि दोनों देशों में संविधान की काफी समानताएं हैं, काफी सिमिलैरिटीज हैं कॉन्स्टिट्यूशनल, वो देखते हैं। सेक्युलर स्टेट, दोनों ही धार्मिक स्वतंत्रता को सुरक्षित रखते हैं। फंडामेंटल राइट्स, दोनों में कॉम्प्रिहेंसिव फंडामेंटल राइट्स हैं, जो सिटीजन को सामाजिक आर्थिक अधिकार देते हैं। बाइकैमरल पार्लियामेंट, कार्यपालिका को विधायिका के प्रति अकाउंटेबल बनाया गया है। हेड ऑफ द गवर्नमेंट, राष्ट्रपति सेरेमोनियल हेड होते हैं, जबकि प्रधानमंत्री एक्चुअली मुखिया होते हैं सरकार के। अफर्मेटिव एक्शन, मार्जिनलाइज ग्रुप को शामिल करने के लिए प्रोविजंस दिए गए हैं। और कुछ अदर फीचर्स जैसे कि अडल्ट फ्रेंचाइजी, मल्टी पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम, कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी और एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को संविधान का लास्ट इंटरप्रेटर माना गया है या फाइनल इंटरप्रेटर माना गया है। नेपाल में ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इसका रीजन क्या है? मल्टी पार्टी सिस्टम, कई पार्टीज जो जो डिफरेंट एथनिक, रीजनल और आइडियोलॉजिकल इंटरेस्ट का को प्रतिनिधित्व देती हैं, उनसे किसी एक पार्टी के लिए बहुत बहुमत प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है, जिससे एक फ्रेजाइल कोलिशन गवर्नमेंट बनती है। मिक्स्ड इलेक्टोरल सिस्टम, भारत के एफपीटीपी से अलग नेपाल में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और एफपीटीपी दोनों को मिलाकर चुनाव कराया जाता है, जिससे कोलिशन गवर्नमेंट बनना और गवर्नेंस मुश्किल हो जाता है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन न सिर्फ ब्रॉडर रिप्रेजेंटेशन और इंक्लूसिविटी को अरेंज करता है, बल्कि कोलिशन गवर्नमेंट्स में छोटी छोटी पार्टीज की संख्या में इंक्रीज करता है, जो इंस्टेबिलिटी को और भी बढ़ावा देती है। कभी कभी यह भी मुश्किल हो जाता है जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का साइज होता है। इसके अलावा हम और ये भी देखते हैं कि ये जो इंस्टेबिलिटी है, इसका अफेक्ट क्या है? इसका अफेक्ट ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल इकोनॉमिक ग्रोथ। फ्रीक्वेंट गवर्नमेंट चेंजेस से इकोनॉमिक पॉलिसीज बार बार चेंज होती रहती हैं, जो बिजनेसेस और इन्वेस्टर्स के लिए अनसर्टेनिटी क्रिएट करती है और इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो जाती है। सेकेंड, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स डिले। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के कारण डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल वेलफेयर स्कीम डिले हो जाते हैं। अक्सर प्रोजेक्ट्स को नए गवर्नमेंट के आने पर रिकंसिडर या होल्ड कर दिया जाता है, जिससे कॉमन सिटीजन्स को बहुत नुकसान होता है। पब्लिक ट्रस्ट में कमी, बार बार गवर्नमेंट चेंज होने से लोगों का सरकार पर विश्वास कम होता है। पब्लिक को लगता है कि उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, जो सोशल अनरेस्ट का भी कारण बनता है। नेपाल का ये केस इंडिया जैसे कंट्रीज के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट लेसन हो सकता है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस, क्लियर मेजोरिटी और स्टेबल पॉलिसी से ही लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट और डेवलपमेंट इंश्योर किया जा सकता है। न्यूज इन शॉर्ट्स, कैबिनेट कमेटी। पहले समझते हैं कि कैबिनेट कमेटी होता क्या है। ठीक है, इसके बारे में सब कुछ जानते हैं। ठीक है, कैबिनेट कमेटी का कंसेप्ट भारत में ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड के दौरान आया। ब्रिटिश गवर्नेंस में कैबिनेट कमेटी को स्पेसिफिक टास्क और इश्यूज पर फोकस करने के लिए बनाया गया था। इंडिपेंडेंस के बाद भारत ने ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट किया, जिसके साथ कि कैबिनेट कमेटी को भी अडॉप्ट किया। ये कमेटीज भारत में पहली बार 1947 के बाद एस्टैब्लिश की गई, जब भारत ने अपने गवर्नेंस स्ट्रक्चर को ऑर्गेनाइज किया। इनिशियल फॉर्मेशन, भारत में पहली बार कैबिनेट कमेटी का फॉर्मेशन 1950s में हुआ, जब भारत का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑर्गेनाइज हो रहा था। इन कमिटीज का काम था कि कैबिनेट के ब्रॉडर फ्रेमवर्क के अंदर स्पेशलाइज्ड डिसीजन मेकिंग किया जा सके। भारत में कैबिनेट कमेटी की एस्टैब्लिशमेंट के लिए जी.डी. बिड़ला कमेटी की रिकमेंडेशन ने एक महत्वपूर्ण रोल अदा किया, जिसमें 1948 में जी.डी. बिड़ला कमेटी ने सजेस्ट किया कि भारत में एक एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के लिए स्पेशलाइज्ड कमेटी बनाई जानी चाहिए, जो कि बाद में कैबिनेट कमेटी का कंसेप्ट लेकर उभरी। इंडिपेंडेंस के बाद भारत ने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव और गवर्नेंस स्ट्रक्चर को ऑर्गेनाइज किया और श्री जवाहरलाल नेहरू जी के प्रधानमंत्री
के समय में कैबिनेट कमेटी को फॉर्मली ऑर्गेनाइज किया गया और उनका काम स्पेसिफिक इशू पर फोकस करना था, जैसे डिफेंस, इकोनॉमी और इंटरनल सिक्योरिटी। अब 1970s और 1980s के दौरान कैबिनेट कमेटी का रोल और भी ज्यादा सिग्निफिकेंट हो गया, जब सरकार ने इकोनॉमिक प्लानिंग और नेशनल सिक्योरिटी के इशू पर